सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज में अपना दूसरा मॉडल आज देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सर जे थॉमसन सर का मॉडल। सर ने जे थॉमसन सर ने सबसे पहले हम लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और कुछ ये बताया था कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे फैला हुआ होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे वाटरमेलन में सीड्स कहीं कहीं पे इंसर्ट होते हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी कहीं कहीं पे यहाँ पे इंसर्ट हुए होते हैं। तो उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐसा बताया था। लेकिन रदरफोर्ड सर उसी टाइम पे अपनी लैब में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखा जिससे जे थॉमसन सर का जो मॉडल था वो गलत प्रूफ हो गया। तो क्या थे उनके एक्सपेरिमेंट्स के पोस्टुलेट्स और क्या थे उनके ऑब्जर्वेशंस, हम देखते हैं। तो ये है फिगर वो। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया। उनके लैब में अल्फा पार्टिकल्स पे काम हो रहा था तो वहां पे अवेलेबल्स थे पहले से ही। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियाई होता है जिसपे पॉजिटिव टू चार्ज होता है। हीलियम यानी कि यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू प्रोटॉन होते हैं और टू न्यूट्रॉन होते हैं। जब हम इससे दो इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो इस पे पॉजिटिव टू चार्ज आ जाएगा। यही है हमारा अल्फा पार्टिकल, जिसपे प्लस टू चार्ज होता है और इसका मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये बहुत ही हैवी पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और इसका यूज उन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने एक गोल्ड की बहुत ही थिन प्लेट ली, बहुत ही थिन, जिससे कि एटम्स पास हो सकें। फिर उन्होंने क्या देखा, इन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई, जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है ऐसे करके। ये बहुत ही थिन थी। तो क्या हुआ, इससे कुछ पार्टिकल्स इधर पास हो गए। और ये क्या लगा रखा है जो सर्कुलर शेप में लगा रखा है? तो जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट जब जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने, तो वहां पे देखा था कि एक जिंक सल्फाइड की शीट लगी हुई होती है और जब कोई भी मटेरियल उससे टकराता है या फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट का यूज भी हम करते हैं, तो जब कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल उससे हिट करता है तो यहाँ पे एक स्पार्क होता है, तो हमें पता चल जाता है क्योंकि पार्टिकल तो कलरलेस है, हमें दिखेगा नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कुछ निकला भी है या नहीं। तो इस शीट से हमें पता चल जाता है। ये चारों तरफ सीट लगा रखी थी जिससे हमें पता चल सके कि हाँ कुछ पार्टिकल्स निकले हैं। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल इससे बम्बार्टमेंट कराई तो देख रहे हैं कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से निकल जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी ये स्पार्क दिख रही है इनको। इसका मतलब जो बताया था जे थॉमसन सर ने कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता है, जो कि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव टू चार्ज है। तो ये इससे रिपेल भी करना चाहिए। अगर ज्यादातर पार्टिकल्स इधर पास होकर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटम ज्यादातर इम्पटी है, तभी तो ये इसको पास करके निकल पा रहे हैं। अगर यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इससे रिपेल करके वापस नहीं चले जाते। इसका मतलब कि ये तो उनका पोस्टुलेट गलत हो गया भाई, क्योंकि एटम तो ज्यादातर उसका स्पेस इम्पटी है। सेकंड ये देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही फ्यू ऐसे पार्टिकल्स हैं जो थोड़े एंगल से रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपने ही डायरेक्शन में वापस लौट गए 180 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब इन्होंने क्या देखा, इसका मतलब 180 डिग्री एंगल पे वापस लौटे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बहुत रिपल्शन रहा होगा। और रिपल्शन कब होगा? जब पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव है वो यहाँ पे सेंटर पे है और बहुत कम रिपेल हुआ है। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तभी ये रिपेल हुआ है, तभी ये इतने कम पार्टिकल रिपल हुए। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ होता तो सारे ही रिपल होके वापस नहीं चले जाते। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। तो इन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जिनको जिनको हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं, और कुछ कैलकुलेशंस थी। उन्होंने साइज के बारे में बताया, एटम का साइज कितना होता है, रेडियस कितनी होती है, कितना न्यूक्लियस का साइज होता है उसके कंपेयर में, ये सारी चीजें इन्होंने कैलकुलेट करी। तो देखते हैं क्या थे इनके पोस्टुलेट्स। तो जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था वही लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ज्यादातर उसको अनडिफ्लेक्टेड करके पास हो गए। इसका मतलब एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो इम्पटी होता है। तो ये हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड पॉइंट, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड है स्मॉल एंगल। थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक देयर, दैट इज वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में है। और यही है उनका फोर्थ पॉइंट।
The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particle. Rutherford that given the name of this positive charge center of atom is nucleus. उन्होंने इसको क्या बोल दिया कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस सेंटर में होता है एटम के यहाँ पे, तभी यहीं से अल्फा पार्टिकल रिपल हो रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ही छोटे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इनको इसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। तो न्यूक्लियस का की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। उसके बाद इनके फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ये है एटम का वॉल्यूम इतना बड़ा, और ये है न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने ये देखा जब इसकी रेडियस कैलकुलेट की तो एटम की रेडियस आ रही थी 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियाई की रेडियस आ रही थी वो आ रही थी 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एटम है वो न्यूक्लियस से 10⁻5 टाइम्स बड़ा है। 10⁻5 टाइम्स बड़ा है। 10⁻5 टाइम्स का मतलब पता है? 1 2 3 4 5, 10 लाख। एक एटम का साइज उसके न्यूक्लियस से 10 लाख गुना बड़ा है। एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर तुम न्यूक्लियस को एक बॉल समझ लो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, सपोज दैट न्यूक्लियस एक बॉल है, तो जो एटम है ना, एटम का साइज वो पूरे क्रिकेट ग्राउंड के बराबर है, इतना बड़ा है। न्यूक्लियस एक बॉल है और एटम एक क्रिकेट ग्राउंड है, ऐसा होता है कुछ सीन। सिक्स पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम डेंसिटी कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। सारा का सारा मास जो है इसी में होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ दोनों एक साथ रहेंगे यहाँ पे, तो इसका मास और भी ज्यादा हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। इसका मतलब जब इतना हैवी एटम हमने यहाँ पे हिट किया, तो और ये बैक जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कुछ मास ज्यादा ही होगा, तभी तो उससे हिट होके वापस जा रहा है। वरना अगर ये भी बहुत ही स्मॉल होता तो ये इसको भी डिफ्लेक्ट कर देता कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ से हिट होके वापस जा रहा है, इसका मतलब इसके पास भी बहुत एनर्जी और बहुत मास है। तो यही लिखा, इन्होंने यही बता दिया इससे कंक्लूड करके कि ज्यादातर जो भी मास होता है, जो भी होता है, वो सब कुछ कंसंट्रेटेड होता है उसके स्मॉल रीजन में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इन्होंने बोला। तो इनकी थ्योरी का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो इनके एक्सपेरिमेंट में तो नहीं बताया गया, पर इन्होंने कैसे दिया, कैसे ऑब्जर्वेशन दिया, इसका पता नहीं। इन्होंने क्या बोला कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड द मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, जिनको उन्होंने इन सर्कुलर इन और इनको सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट्स बोल दिया। ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलर पाथ में चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने अपने इस मॉडल को एक सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। सपोज दैट ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा सन है, ठीक है, और प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है। तो सन अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगा रहा है, तो अर्थ को इस सन में आके गिर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ तो चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड सर्कल लगाती रहती है। इसका मतलब जो सन ने जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसका यूज हमारी अर्थ ने सर्कुलर मोशन करने में लगा दिया। तो वही कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कि जो भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन पे, वो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स का यूज सर्कुलर मोशन करने में कर रहे हैं। यही था इनका ये मॉडल का आखिरी पॉइंट। लेकिन ये कैसे ऑब्जर्व किया, कहाँ से बताया? क्योंकि जे थॉमसन सर ने तो ये बोला था कि ये हमारा एटम होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है। ये तो इनके एक्सपेरिमेंट से गलत प्रूफ हो गई कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज फैला नहीं होता है, एक जगह होता है, तभी तो वो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करने वाला इन्होंने पॉइंट्स बोला, ये कैसे बोला? ये तो एक्सपेरिमेंट में शो नहीं हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या स्टेशनरी है। ये प्रूफ कैसे करोगे आप?
तो ये इनका कुछ ड्रॉबैक था। हाँ, बात तो सही बोली कि ठीक है ऐसा होता होगा, लेकिन कैसे ऐसा होता होगा? तो यही इनका ड्रॉबैक था। आगे हम देखते हैं इनकी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स। तो मैक्सवेल सर थे उस टाइम पे एक, वो कुछ उस टाइम पे मतलब पार्टिकल्स और वेव नेचर में बहुत कुछ वो चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। कुछ लोग चीज़ों को, कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल्स भी मान रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन को वेव भी मान रहे थे। ऐसे ही कुछ लोग वेव को वेव मान रहे थे, और जो लाइट होती है, लाइट को वेव भी मान रहे थे और पार्टिकल भी मान रहे थे। तो 2 टाइप के साइंटिस्ट थे उस टाइम पे। तो मैक्सवेल सर ने जो है एक वेव थ्योरी दिया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे चार्ज पार्टिकल इन पे चार्ज है। तो जब ये एक्सेलरेट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली लॉस ऑफ एनर्जी, लगातार वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि ये न्यूक्लियस था हमारा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, और इसके चारों तरफ ये ऐसे मूव कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी क्रिएट कर रहे हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये मूव कर रहा है करता ही जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है एनर्जी के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है। एनर्जी लॉस कर रहा है, इसके पास एनर्जी खत्म हो रही है। तो अब ये ज्यादा दूर तक ये बड़ा बड़ा सर्कुलर पाथ है। फिर धीरे धीरे इसका ये पाथ छोटा होता जाएगा ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो ज्यादा नहीं घूम पाएगा। जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, तो तुम 5 किलोमीटर तुम्हें चलने को बोला जाए, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम चल लोगे। लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी खत्म होती जाएगी, तो तुम्हारे जो है डिस्टेंस ट्रेवल करने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी ना। सेम वैसे ही, ऐसे ऐसे इसको मतलब कम होते इसको यहाँ पे एटम में आके गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता, न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ टाइम बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स थक जाते, और ऐसे एनर्जी का लॉस कर करके जो है हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाता। पर ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ कुछ और होता है, कुछ और फिनोमेना हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। तो इसको रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इनकी एक ड्रॉबैक थी इस मॉडल की। ये इनकी एक ड्रॉबैक थी। सेकंड था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस। ये वही बात, मतलब जैसे कि जे थॉमसन सर ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे ऐसे करके इंसर्ट है। इन्होंने ये भी बोला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे राउंड करके चक्कर तो लगा रहे हैं इसका, लेकिन कैसा इनका अरेंजमेंट है ये इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। थर्ड पॉइंट ये था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब देखो, हम जानते हैं कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आपस में कोई रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहता है। यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, प्रोटॉन्स भी रहते हैं, लेकिन इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह लेता है? ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते क्या? ये भी तो रिपेल करने चाहिए। इसका मतलब ये तो बहुत ही अनस्टेबल चीज हो गई। इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कैसे रह पा रहा है? तो इसका भी कोई इनके पास जवाब नहीं था। और आखिरी पॉइंट ये था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको किसने एक्सप्लेन किया? इसके बाद एक सर आए जिनकी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंट है, जिन्हें हम कहते हैं नील्स बोर। बोर थ्योरी मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर की जान है, समझ लो, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे हम लोग बहुत कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, और इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ बहुत ही सिंपल है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जे थॉमसन सर की थ्योरी। जे थॉमसन सर के बाद, जे थॉमसन मॉडल के बाद अब हमने आज पढ़ लिया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद थर्ड हम पढ़ेंगे अब क्या, जो अगले लेक्चर में पढ़ने जाएंगे वो है नील बोर सर का मॉडल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन हम आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर हम थॉमसन मॉडल को करेक्ट मान लें, तो क्या होंगे रिजल्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के? तो थॉमसन मॉडल क्या था? थॉमसन मॉडल ये था कि जो हमारा एटम है ऐसा कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज से कहीं कहीं पे ऐसे इंसर्ट है। तो अगर हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इस पे कर रहे हैं, यानी कि इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आने चाहिए
इफ ये करेक्ट है तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये तो गलत हो गया। सारे के सारे कैसे अल्फा पार्टिकल पास हो सकते हैं? अगर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए तो इसका मतलब एटम तो पूरा एम्प्टी हुआ। सेकंड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल, ये भी गलत है। बड़े एंगल से तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, कहीं कहीं कुछ ना कुछ छोटे एंगल से भी डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अगर वाइड रेंज ऑफ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए तो इसका मतलब है कि हर जगह खाली पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव है ही नहीं। उसके बाद ऑल द अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक 180 डिग्री एंगल, ये भी गलत है। सारे के सारे कैसे ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं? कुछ तो पास होने ही चाहिए ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी खाली सही होगा। ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव भी है। अगर यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सारे के सारे जो है बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे या 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। और स्पीड में डिक्रीमेंट इसलिए आया है क्योंकि जब इससे पास होगा तो यहाँ पे कहीं अट्रैक्शन भी होगा, कहीं रिपल्शन भी होगा। तो जो इसकी स्पीड थी, जो इनिशियल स्पीड थी, वो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी।